गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। दोस्तों, ये हमारी मेंस आंसर राइटिंग की 15वीं वीडियो है, 15 नंबर वीडियो है जो हम आज आपके साथ लेकर के आए हैं। इस वीडियो में प्रीवियस वीडियोस की तरह ही जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए थे 14वीं वीडियो में, उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस था उसके सॉल्यूशंस को आज हम आपके साथ बात करेंगे। कुछ बच्चों ने टेलीग्राम्स पे भी लिख करके आंसर सेंड किया था, उन्होंने अच्छे अटैम्प्ट किए उन्होंने। और मैं जैसा कि बता दूं कि आज जो टॉपिक होगी वो दोनों को हम कवर करेंगे, ब्रिटिश शासन में उनकी नीतियों को लेकर के, प्रशासक की नीतियों को लेकर के, और साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ा महिलाओं की भूमिका को देखेंगे। और साथ में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को लेकर के, उस वीडियो से भी आप इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो उसके बाद एक टॉपिक हमारा बचेगा, वो होगा भारत के महान नेताओं एवं उनके विचार को लेकर के, जिसमें हम गांधी की बात करेंगे, अम्बेडकर की बात करेंगे। तो जो अगली वीडियो होगी हमारी 29 का, उसमें उस वीडियो में हम पूरे महान नेताओं को, उनके विचार को लेकर के, उनके कोट्स जो आपको एस्से में भी यूज़ हो जाए, और ख़ास करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ उनके स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ उनके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन होगा। इन सब चीज़ों को देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम भारत के महान नेता एवं उनके विचार को देखेंगे। आज की जो टॉपिक है उसमें मैं ये बता दूं कि मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन एक दिया था। क्वेश्चन था कि क्या आपके विचार में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन ने उनकी धर्मनिरपेक्ष साख को बट्टा लगा दिया, मतलब दुविधा में डाल दिया? अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। 250 शब्दों में ये क्वेश्चंस का जवाब आपको देना था। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस है यूपीएससी के 2007 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रश्न का जवाब आपको कैसे देना था। ध्यान रखिएगा कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हुई थी ना, उसका एक तरह से देखोगे कि जो मूल कारण है, खिलाफत आंदोलन का मूल कारण आप देखोगे कि क्या था, वो एक धार्मिक विषय को लेकर के शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। धार्मिक विषय था मूल में, केंद्र में। इसका मुख्य कारण आपको पता है कि जब तुर्की के जो मुस्लिम खलीफा थे, उनके प्रति आप देखते हो कि ब्रिटेन ने एक तरह से असम्मानजनक जो व्यवहार किया जाता है, और उसके साथ ही उसके राज्य के जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के कारण देखोगे कि पूरा का पूरा मुस्लिम जगत जो है वह एक तरह से डिसएग्री होता है, असंतोष जाहिर करता है। इसीलिए देखोगे कि उपनिवेशवादी जो इतिहासकार हुए ना, उन्होंने एक तरह से इस आंदोलन को एक धार्मिक आंदोलन की बात की, ठीक है। इस आंदोलन में फ्रेंड्स ध्यान रखना कि गांधी जी की भागीदारी को उनकी कहा जाता है कि उनकी जो धर्मनिरपेक्षता की जो नीति थी उसके प्रतिकूल बताया गया, मतलब उसके विपरीत बताया गया। और गांधी जी ने इस आंदोलन में देखोगे कि जो मुस्लिम नेता थे उनके साथ इन्होंने शिरकत की, पार्टिसिपेट किया। और सिर्फ पार्टिसिपेट ही न किया, उन्होंने मस्जिदों की अजान से, जो मस्जिद में अजान होती है नमाज की, उस अजान से भी लोगों को संबोधित करने की कोशिश की। और साथ में खिलाफत की जो बैठक होती थी उसकी भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो इन सब पॉइंट को आपको इसमें लिख करके इसकी एक तरह से 4 लाइन की भूमिका इंट्रोडक्शन में देने के बाद आप सीधे लिखते कि यह सही है कि भारत में खिलाफत आंदोलन जो थी वो एक धार्मिक विषय को लेकर शुरू तो हुआ था, लेकिन इस आंदोलन का जब नेचर देखते हो, इसके प्रकृति देखते हो इस आंदोलन का कैरेक्टर की जब बात करोगे, चरित्र की बात करोगे, वो धार्मिक नहीं था बल्कि राजनीतिक था। क्यों? क्योंकि देखो, गांधी जी ने तुर्कों के जो खलीफा थे उनके साथ अंग्रेजों के द्वारा जो व्यवहार किया गया था उसको गांधी गलत मानते थे। यहीं पे आपको ध्यान में होगा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि सेवर्स की संधि होती है, जिसके तहत क्या करते हैं कि जो संधि की जाती है उसका आलोचना होता है। और अंग्रेजों जो थे उन्होंने जो खलीफा थे मुस्लिमों के, उनके अधिकार वापस किए जाने की मांग भी थी, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने इस मांगों को अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी ने क्या किया कि खिलाफत के आंदोलन को समर्थन किया। तो ये ध्यान रखना कि अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष की, जो एक तरह से कह सकते हो कि एक तरह से एक उचित टाइम था वो, जिसके कारण आप देखोगे कि सभी के सभी भारतवासी, साथ में कांग्रेस भी इस आंदोलन में मुसलमानों के साथ आ जाता है, ठीक है। और देखते हो कि भारतीय जनता और साथ में कांग्रेस भी इस आंदोलन के पीछे आते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह थी कि गांधी का जो मुख्य उद्देश्य था, देखेंगे आप कि गांधी की जो मुख्य उद्देश्य थी इस आंदोलन के पीछे देखोगे, एक तो वे हिंदू और मुसलमानों के बीच जो संघर्ष था उसको एक मंच पे लाना चाहते थे,
ताकि राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक तरह से व्यापक रूप दे, पूरा एक्सपैंड किया जा सके, ये बात थी। दूसरा जो इनका तर्क था, जो दूसरा ये जो मसला था इनके साथ, किया कि तुर्की के लिए भारतीय जन समर्थन पैदा करे, ठीक है, तुर्की के फेवर में भारतीय जनता का एक तरह से समर्थन पैदा करे और उसको राष्ट्रीय आंदोलन में अन्य देशों से भी समर्थन प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना गांधी, और खास करके ये ध्यान रखना इस आंदोलन का कि गांधी इन दोनों उद्देश्यों में सफल भी रहे। जब हम कंक्लूजन लिखेंगे, जब हम इसका निष्कर्ष लिखते हैं, कंक्लूजन वाले सबसे लास्ट पास में ये कहना कि इस प्रकार आंदोलन का समर्थन करके गांधी ने अपनी धर्मनिरपेक्ष की जो छवि थी या राष्ट्रीय छवि था उसको विस्तार किया उन्होंने, ठीक है, उसका बट्टा नहीं लगाया। क्योंकि इस आंदोलन के बाद देखोगे कि गांधी की एक तरह से इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो जाती है, मतलब कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति बढ़ने लगती है गांधी की, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल के जवाब आपको करने थे। मैंने एक रिटेन में भी प्रोटोटाइप दे दिया है कि किस तरह से आपको इंट्रोडक्शन में इस पॉइंट को शुरू करना था, और उसके बाद मैंने बताया था कि बॉडी पार्ट में आपको कैसे लिखना है, और साथ में मैंने कंक्लूजन पार्ट में बताया कि इस तरह से इसका एंडिंग आप कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा। जो अगली क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन है हमारा, जो आज का जो क्वेश्चन होगा, जो हम आज के इशू को बात करेंगे, उसमें मैंने लॉर्ड लिप्टन और लॉर्ड रिपन की जो वायसराय बनना, देखते हो कि भारत में जब वायसराय बन करके आता है लिप्टन और रिपन, एक तरह से देखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो हिस्ट्री है ना, उसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित होती है। क्या यह घटना सच में साबित होती है महत्वपूर्ण या नहीं, इस कथन की आपकी सत्यता को जांच करनी है और लगभग 250 शब्दों में करना है। इसके आंसर्स आप लिख करके हमें टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की टॉपिक की बात मैं करूं। देखो, आज की टॉपिक में हम दो चीज़ों को बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे आपके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कि महिलाओं की भूमिका को लेकर के है, ठीक है फ्रेंड्स। तो महिलाओं की भूमिका को लेकर के हम बात करेंगे कि कैसे इस टॉपिक को आप डिकोड करोगे, और मान लीजिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से आपका कंटेंट इसका मिल रहा है, उस कंटेंट्स को आप कहाँ से डिकोड करोगे और कहाँ से कंटेंट को पिक करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका की हम बात करें, इसको देखना है तो आप क्या करना कि जो राजीव अहीर की बुक आती हैं बिपिन चंद्रा की, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप उसको राजीव अहीर की बुक के लेंगे वहाँ पे, और वहाँ से टॉपिक को डिकोड करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा है महिलाओं में जागृति के क्या कारण थे, ठीक, जिसमें पहला था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और शिक्षा का प्रचार। देखो, भारत में जो सामाजिक धार्मिक सुधार की जब बात करते हो, जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करते हो, देखोगे कि साथ ही ईसाई जो मिशनरियाँ थीं, ठीक है, उन्होंने भी, उनके द्वारा देखोगे कि शिक्षा के प्रचार में ब्रिटिश सरकार की भी एक तरह से उदारवादी जो प्रशासनिक और शिक्षा नीति थी ना, उसके कारण भी देखोगे कि महिलाओं में एक तरह की नई जागरूकता आती है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान यह रखने वाली बात है कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में देखोगे कि जो नारी शिक्षा है, जो महिला के उत्थान की मैं बात करूँ, कि महिला उत्थान की बात करो, महिला उत्थान के क्षेत्र में भी देखोगे महिलाओं ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी, और इनके प्रयास से देखोगे कि नारी की जो शिक्षा है उसके लिए कई तरह के स्कूल कॉलेज भी स्थापित किए गए। वहीं पे आपको पता होगा कि कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की जाती है, कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की जाती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद देश के जो विभिन्न भाग हैं, अलग अलग रीजन में देखोगे कि महिला विद्यालयों की स्थापना होती है। महिलाओं में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों ने भी एक तरह से कहोगे एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, एक एक्टिव रोल अदा किया। और ब्रिटिश सरकार ने जो अपनी उसकी जो आरंभिक जो देखोगे कि दिनों में देखोगे कि नारी शिक्षा को बढ़ावा तो नहीं दिया था, पर उसे हतोत्साहित भी नहीं किया था, ये ध्यान रखना। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब बात करें तो स्टार्टिंग में उन्होंने महिला शिक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंज नहीं किया, उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने हतोत्साहित भी नहीं किया। इसीलिए देखोगे कि सरकार की जो नीति थी अप्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे कि नारी शिक्षा के प्रसार में सहायक रही। क्यों? क्योंकि यदि वो एक तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा यदि कोई महिला शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है तो उसको डिमोटिवेट करने का भी काम नहीं, उसको रोकने का भी काम नहीं, मतलब एक तरह से हतोत्साहित करने का भी काम उन्होंने नहीं किया। इस सब के कारण देखोगे कि नारी अधिक सक्षम और जागरूक हुई, ठीक है। तो अब होता क्या है कि नारी भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, वो भी अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हो जाती हैं,
इन सब चीज़ों में देखोगे कि महिलाओं में जागृति के कारण क्या थे। एक तो सामाजिक सुधार आंदोलनों को ले लो, शिक्षा का प्रसार को ले लो, तो ये दोनों पॉइंट, क्योंकि हम टॉपिक जो डिस्कस करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, इसलिए इस तरह से आपको एनालिसिस करके ध्यान में रखना है। उसी तरह से महिलाओं को और भी देख सकते हो, जैसे राष्ट्रीय महिला आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जो होता था, नेशनल मूवमेंट होता था, इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें देखो कि महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ी। 1857 में देखो महिलाओं के क्या किस तरह का इन्वॉल्वमेंट, झांसी की रानी हो गई, हजरत बेगम हो गई लखनऊ। तो इस तरह से देखोगे फिर 1885 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जब कांग्रेस बनती है, उसके बाद भी महिला भी आने लगती हैं। उसके बाद देखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या आपका स्वदेशी आंदोलन हो गया, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेशन करना शुरू करती हैं। इस तरह का चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। खास करके आप देखोगे एनी बेसेंट वगैरह है, सरोजिनी नायडू हो गई, या श्रीमती हीराबाई टाटा हो गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग इसमें जा कर के जुड़ने लगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना रखी है, जो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप जाएंगे और यहाँ पे आपको जो आई बटन होगा वहाँ पे भी हम डाल देंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को लेकर के, जिसमें हजारा बेगम है, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे सरोजनी नायडू हो गई, सिस्टर निवेदिता हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी महिलाओं को मैंने कलेक्ट किया था कंटेंट, और उसका ऊपर मैंने प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाई थी। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो नहीं है, इसमें आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा मिलेगा। इस तरह से आप एक तरह से कह सकते हो कि जब महिलाओं की भूमिका को लेकर के आप बात करोगे, जब महिलाओं की भूमिका को लेकर के लिखोगे, तो वहाँ पर भी आपको डेटा मिलेंगे। साथ में मैं एक चीज़ और आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो एक वीडियो आएगा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस का विकास, किस तरह से प्रेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और किस तरह से जो वायसराय होते हैं वो किस तरह से इस पर पाबंदियाँ लगाई जाती है। तो इन सबको भी मैंने इस पॉइंट वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इस लाइन को स्केप करके थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल है कि अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था कि उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना था। क्वेश्चन यह था कि क्या आपके विचार में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन से उनकी ये इसका तो मैंने जवाब बताया था, जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था। जो आज का क्वेश्चन था वो मैंने ये दिया था कि लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन का जो वायसराय बनना था, वो भारतीय इतिहास में, भारतीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होती है। इस कथन की सत्यता की जाँच करनी थी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। एक तो क्वेश्चन का जवाब ये आप दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि कहा जाए आपको कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास से महिलाओं के मुक्ति आंदोलन में प्रेरणा किस प्रकार मिली, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास से महिलाओं के मुक्ति आंदोलन में प्रेरणा किस प्रकार मिलती है, इसकी बात आपको करनी है। ध्यान ये रखना कि ये जो सवाल का जवाब आपको देने केवल 150 शब्द में देने हैं। मैं इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करूंगा, जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इसका आंसर आपको रिटन में भी दूंगा और समझाऊंगा भी कि कैसे इसको आंसर लिखना था। बाकी आप कोशिश कीजिएगा, बेस्ट रहेगा आपके लिए, लिखेंगे तो आप। अब सवाल ये उठता है कि जो टॉपिक मैंने बोला था कि एक तो मैंने बोला आपको कि महिलाओं के भूमिका को लेकर के आपको बात करनी है। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने बोला था कि ब्रिटिश शासक की जब मैं बात कर दूँ, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को लेकर के ये क्वेश्चन था, टॉपिक था आपका। दूसरा था ब्रिटिश प्रशासक के उनकी नीतियों को लेकर के कि कैसे उनको नीतियों को लेकर चलना है। इस चीज़ को मैं अभी डिस्कस आपके साथ बताने वाला हूँ कि कैसे इस टॉपिक को आप कवर करोगे। इसके लिए भी आप क्या करना कि जो राजीव अहिर की बुक आती है, राजीव अहिर की, उसमें स्पेक्ट्रम में आप देखोगे तो एक टॉपिक ही है, उस टॉपिक का मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। उसमें आप देखेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश नीतियाँ थी, उसको नीतियों को लेकर के एक सर्वेक्षण करके उन्होंने एक टॉपिक बनाया है। उसमें खास करके आपको दिखेगा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों की जो
नीतियाँ थी, जो वायसराय आए थे उनकी क्या नीतियाँ कैसे बदलती है। जैसे आप देखोगे, एक देखो प्रशासनिक नीतियाँ, दूसरा देखोगे भू राजस्व की नीतियाँ, और तीसरे पार्ट में आपको दिखेगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ। तो प्रशासनिक नीतियों में देखो कैसे उन्होंने बांटो और राज करो की कंसेप्ट को अपनाता है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। इन सबों को जो मैंने वीडियो आपको रिकमेंड भी किया है था कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में देखोगे कि किस प्रकार जो भारतीय प्रेस की जो भूमिका होती है ब्रिटिश शासन के दौरान, उसकी बात करने के लिए मैंने वीडियो आपको लिंक दिया था। उसी तरह से आप देखोगे कि जो इनकी भू राजस्व की जो नीति थी, उसमें आप देखोगे इजारेदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त को लेकर के, रैयतवारी व्यवस्था को लेकर के, महालवाड़ी पद्धति को लेकर के, इन सबों के लेकर के किस तरह की उनकी भू राजस्व की नीति रही थी। और साथ में आप देखेंगे कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियाँ, जिसमें नए विचारों की विशेषता क्या क्या रही और किस तरह की विचारधाराएं और सिद्धांतों को लेकर के ब्रिटिश शासक ने अपनी नीतियां बनाई, इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना था। अब मैंने आपके सहूलियत के लिए कुछ लोगों का यहाँ पे नाम दिया है। जैसे सपोज करो, आप देखेंगे कि इसमें आपको देख लेना है कि एक बार लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड रिपन, कर्जन का, इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड कैनिंग, इस तरह से कुछ ब्रिटिश प्रशासक होंगे। जो इसमें से एक चीज़ और है, डलहौजी भी हो गए। तो इन लोगों की नीतियों को देखिए आप, किस तरह की इनकी नीतियां रही हैं, और नीतियों को इवेलुएट बहुत अच्छे से किया है। जैसे आप इस बुक में पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ दिया गया है, जैसे जब देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे, जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसके बाद देखोगे ना कि उनकी नीतियाँ कैसे बदलती हैं जमींदारों को लेकर के, जमींदारों के प्रति देखोगे उनका जो दृष्टिकोण होता है वो कैसे बदलता है। ठीक है। दूसरा आप देखोगे जो शिक्षित वर्ग होता है, जो शिक्षित वर्ग होता है भारत का, जो भारतीय, जो शिक्षित भारतीय होते हैं, उनके प्रति भी इनका द्वेष देखना कैसे बढ़ेगा। क्योंकि देखोगे आप कि जब भारत का जो जो वर्ग है, ये शिक्षित वर्ग जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी नेतृत्व, इन्होंने अंग्रेजों को की जो शोषणकारी जो प्रशासनिक नीतियाँ थी ना, उसको इन्होंने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। और साथ में देखोगे कि प्रशासन में जो भारतीयों की हिस्सेदारी की इन्होंने क्या कर दी, मांग शुरू कर दी। इस समय आप क्या देखते हैं कि जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत होती है, आप कह सकते हो कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से अंग्रेजों ने इस कदम को एक तरह से कह सकते हो कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध एक तरह से चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। और इसने इस जो राष्ट्रवादी नेतृत्व थी ना, उसके विरुद्ध देखोगे एक तरह से द्वेष की भावना से एक शत्रुतापूर्ण एक तरह का रवैया अपनाता है। ध्यान में ये रखना कि वास्तव में इसके बाद अंग्रेजों ने उन सभी व्यक्तियों या उन सभी जो प्रयास किए जा रहे थे का विरोध किया जिन्होंने आधुनिक शिक्षा की वकालत की। आधुनिक शिक्षा की जिन्होंने वकालत की, उन सब को इन्होंने विरोध किया। वहीं देखते हो कि जमींदारों के प्रति इनका दृष्टिकोण, जैसे आप जमींदार को ही ले लो, 1857 के विद्रोह को देखते हैं, कुचलने में जमींदार भी सपोर्ट करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि इनके प्रति भी इनका नज़रिया बदलता है। वो क्या करते हैं कि सरकार क्या करने लगती है कि जो जमींदार होते हैं उनको और अभी अपना भक्त बनाना शुरू कर देती है, उन्हें उपाधियां देना शुरू कर देती है। और जो बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनकी पुरानी जमींदारी थी, उनको वापस लौटा दिया जाता है। एक तरह से कि यदि आपने 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है, इसलिए इसको पारितोषिक के रूप में, इनाम के रूप में वो उन्होंने दे करके एक संतुष्ट करने की कोशिश की जमींदारों को, और साथ में जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे उनके खिलाफ बगावत कराने की बात की। तो इस तरह से आप देखोगे कि जमींदारों के प्रति भी इनका दृष्टिकोण कैसे बदलता है। साथ में जो सामाजिक जो सुधार होता है उसके भी आप दृष्टिकोण देखोगे। 1857 से पहले आपको बहुत समाज सुधार की बात दिखेगा, लेकिन उसके बाद देखोगे चीज़ें बदलने लगेंगी। ठीक है, सती प्रथा वगैरह जैसी घटनाएं होती हैं वो 1857 से पहले होती हैं, क्योंकि अंग्रेजों को लग गया कि हम यहाँ सुधार करने के लिए नहीं आए, यहाँ समाज कल्याण उनका नेतृत्व मतलब कि ध्येय नहीं था कि हम यहाँ पे समाज कल्याण कोई कर रहे हैं। तो उनका काम क्या था कि उनको यहाँ से लूट खसोट करनी थी। तो जब देखा कि हम कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, कोई सामाजिक सुधार लेकर के आ रहे हैं, तो जनता में एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरह से रोष पैदा होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जैसा रहना है वैसा रहो, हमें इससे मतलब नहीं। हम क्या करते हैं कि हमें तो लूटने आना है इंडिया, हम तो लूट के चले जाएंगे। तो लूटना था, उनको लूटने की काम शुरुआत करते हैं। तो देखोगे कि 1857 के बाद कैसे सामाजिक जो सुधार वगैरह होते हैं उनसे वो क्या करते हैं कि वापस अपनी जो क्रिएटिविटी होती है वो वापस लेने लगते हैं, फिर वो इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं।
उसी तरह से आप देखोगे प्रेस की स्वतंत्रता पे उन्होंने एक तरह से बैन लगाया, कैसे प्रतिबंध करता है। फिर देखोगे कि श्रमिक विधान वगैरह लेकर के आएंगे। कारखाना अधिनियम आप देखोगे 1881 के आसपास आता है, जिसमें वो उन्होंने क्या किया कि जो 7 वर्ष के बच्चे होंगे उनको क्या किया, उनको रोक दिया, क्या वो बच्चे आगे काम ना करें, इसके लिए उसने रोक लगा दी। ठीक है, उसी तरह से आप देखोगे कि जो एक दिन में जो बच्चों के लिए एक दिन में काम करने की उन्होंने टाइमिंग जो थी वो अधिकतम 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। साथ में बाल श्रमिक जो होते थे उनके लिए 1 माह में 4 छुट्टियों की बात करने लगे। जो खतरनाक मशीन थी जो चारों और 12 लगाई जाएगी उसके चारों तरफ, ऐसी वो बातें की। उसके बाद आप देखोगे कि फिर भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 आता है। फिर उसमें देखोगे कि बच्चों की आयु जो उन्होंने 7 से 12 वर्ष से बढ़ाकर उन्होंने 9 से 14 वर्ष कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि हर डायमेंशन में किस तरह से ब्रिटिश प्रशासक की नीतियाँ रही। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये जितनी भी नीतियाँ लेके आते थे ना, वो समाज कल्याण के लिए नहीं लेके आते थे, लोगों के भलाई के लिए नहीं लेके आते थे। वो नीतियाँ लेकर के आते थे वो अपनी भलाई कर सके। आ रही बात मेरी समझ में? तो ये चीज़ को ध्यान रखें। रंग भेद की भी नीति आपको दिखेगा 1857 के बाद कि किस तरह से वो अंग्रेज गोरे और काले का वो फेक चलने लगता है। पहले तो था ही उनका, और दूसरी बात वो क्या करते हैं कि जो इंडियंस होते हैं पुलिस में, जो उनकी सेना में भर्ती होते थे, उनको एक ऊंचे पद पे नहीं देते थे। तो इन सब चीज़ों को रखा जाता। आर्टिलरी वगैरह का जो हेड बनाया नहीं जाता था भारतीय सैनिकों को। तो ये सारी चीज़ देखोगे। वहीं पर आप भारत में जो अंग्रेज़ों का जो भू राजस्व की जो नीतियाँ थी उसमें भी आप देखना एक तरह से कह सकते हो कि 3 प्रकार मेनली होता है, जिसमें से देखोगे जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। जैसे 1772 में देखोगे वारेन हेस्टिंग क्या करता है, इजारेदारी की शुरुआत करता है, इजारेदारी प्रथा का। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, ज़्यादा नहीं तो चलता नहीं। फिर उसके बाद देखोगे कि जमींदारी या जिसको अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, वो देखोगे आएगा बंगाल में, बिहार में, आपके उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश के जो बनारस का जो एरिया है उसमें देखोगे आपको दिखेगा। थोड़ा सा बात आपको कर्नाटक उत्तरी भाग में भी लागू किया। लेकिन रैयतवारी पद्धति जो थी जनरली मद्रास, बम्बई का एरिया हो गया, असम के कुछ भाग में भी देखोगे रैयतवारी होती है। वहीं आप महलवारी पद्धति की बात कर लो तो मध्य प्रांत हो गया, यूपी के कुछ पार्ट हो गए, पंजाब में भी कुछ पार्ट में लागू किया। तो इस तरह से ये ध्यान में रख करके आप डिटेल करेंगे वहाँ से बुक्स में। देखो मैं यहाँ पे मेरी कोशिश हमेशा, मैं हर वीडियो में भी यही बात बोलता हूँ कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि आप खुद से पढ़ने की आदत डालिए। आप क्या करो, आपको जो पॉइंट्स नहीं समझ में आती है तो किसी से मदद ले लो, यूट्यूब पे चैनल्स हैं उनसे मदद ले लो, आप हमसे मदद ले लो, आप हमसे भी क्वेरी करके पूछो, लेकिन आदत डालो खुद से पढ़ने की। हम आपको पूरे के पूरे कोड करके दे रहे हैं, हम आपको बाइफैक्टिकेट करके दे रहे हैं, आपको डायमेंशन कवर करके दे रहे हैं, और जहाँ पे मूल्यांकन की बात है, जहाँ पे एनालिसिस की बात है, वो हम खुद वीडियोज़ में बताते रहते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी जब एक रीडिंग हैबिट बन जाती है और आप जब खुद से आंसर लिखोगे ना, जब खुद से टॉपिक पढ़ोगे, जो मैंने क्वेश्चंस दिया उसका आंसर तुम लिख रहे हो, तो फिर क्या होगा ना कि तुम्हें समझ में आएगा कि जब हम आंसर प्रोवाइड करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आंसर में कहाँ पे कमी है। देखिए कहीं से भी क्वेश्चंस उठा करके रख लेना वो एक अलग बात है, लेकिन आप खुद से सोच करके लिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ लिखते हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अभी से आप लिख रहे हो, क्योंकि जनरली होता क्या कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कोई करते नहीं है। उन्हें लगता है कि बस प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस में बैठेंगे और सारा आंसर लिख लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो आपको कंटिन्यू शुरू से लिखना पड़ेगा। और मेरी ध्येय यही होती है, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो भी बच्चे फिलॉसफी लिए हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी फिलॉसफी का सेशन स्टार्ट कर रखा है, और उसमें भी यही तरीका होगा जिस तरह से हम जीएस मेंस में लेके चलते हैं। टॉपिक को पढ़ाएंगे, टॉपिक पे क्वेश्चन देंगे, उसके आंसर्स भी बताएंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जीएस में कि मैं आपको टॉपिक को डिकोड कर देता हूँ, टॉपिक को डायमेंशंस फाइंड आउट कर देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि आप इस चीज़ को खुद से पढ़िए। नई कंटेंट है तो आप कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कौन सी बुक पढ़ना है। जैसे राजीव भाई की बुक हो गई, विपिन चंद्रा की बुक होगी, तो आप वहाँ से पिक करके इस सब टॉपिक को पढ़ोगे, क्योंकि ये सब टॉपिक आधे घंटे और 1 घंटे की टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक काफ़ी लंबे क्लास की होती है। तो मेरा ध्येय यहाँ पे यही है कि मैं आपको बता दूँ, और आप खुद से जब पढ़ेंगे तो फिर एकलव्य की तरह आप भी पारंगत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को टीचर की ही ज़रूरत हो। और आजकल के जो ज़माना है, आईटी का ज़माना है, यहाँ पे टीचर की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बशर्ते आपके दिमाग और आँख खुले होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि कैसे ब्रिटिश प्रशासक की नीतियों को लेकर के, लॉर्ड लिटन को लेकर के, रिपन को लेकर के, लॉर्ड कर्जन को लेकर के, आगे जो हम इसी पे एक वीडियोज़ और भी लेकर के आएंगे, उस वीडियोज़ में हम ये कर देंगे जो हम भारतीय, अभी मैंने आपको बोला था कि भारतीय जो चिंतक होंगे, जो भारतीय चिंतक होते हैं
विचारक जो हैं उनको टॉपिक को लेकर के हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अम्बेडकर की नीति को लेकर के अम्बेडकर का क्या सोच था। उसके बाद नेहरू की बात होगी, थोड़ा सुभाष चंद्र बोस की बात होगी, आप महात्मा गांधी को देखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि जो इंडिया के जो टॉप मोस्ट लीडर थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, उसमें उसे उनके विचारों को लेकर के जो आपके एस्से पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, साथ में मेंस में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाता है।